हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सेस गाइडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल। नर्सेस गाइडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। सो फ्रेंड्स, ESIC मतलब क्या, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का आपका जो नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम होने वाला है। ओके, सो इस एग्जाम के रिगार्डिंग आपके जो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs होने वाले हैं वो MCQ आज हम इस स्पेशल क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो देखिए दोस्तों, ये स्पेशल क्लास सीरीज का 7वां लेक्चर है। बाकी के जो 6 लेक्चर्स हुए थे उस सभी लेक्चर्स की लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अगर आपने वो वीडियोस देखे नहीं होंगे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस लिंक पर क्लिक करके वो वीडियोस देख सकते हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग डायबिटीज इपिडेमोलॉजी। तो देखिए, डायबिटीज इपिडेमोलॉजी में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, सो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, इट्स प्रीवैलेंस इज नॉट अफेक्टेड बाय एज। तो देखिए दोस्तों, जो डायबिटीज का जो प्रीवैलेंस है उसमें एज का कुछ रोल नहीं होता है। ओके, सभी एज में, एनी एज ग्रुप में ये डायबिटीज हो सकता है। ओके, तो ये सेंटेंस गलत हो गया। फिर उसके बाद में है, फीमेल्स आर 2.5 टाइम्स मोर एट रिस्क। तो देखिए, डायबिटीज का अगर मेल टू फीमेल रेशियो देखते हैं ना दोस्तों, तो मेल्स में एज कंपेयर टू फीमेल्स, मेल्स में डायबिटीज का प्रमाण ज्यादा दिखता है। तो ये सेंटेंस भी रॉन्ग हो गया। फिर उसके बाद में है, मैटरनल डायबिटीज इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ सबसिक्वेंट डायबिटीज। तो देखिए, मैटरनल डायबिटीज अगर है तो सबसिक्वेंट डायबिटीज हो सकता है क्या, ये बोला है। फिर ऑप्शन डी है, सेंट्रल ओबिसिटी इज नॉट लिंक्ड विद द डायबिटीज। तो देखिए दोस्तों, सेंट्रल ओबिसिटी लिंक होती है। ओके, तो ये सेंटेंस भी गलत हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, मैटरनल डायबिटीज इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ सबसिक्वेंट डायबिटीज। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, अ 35 year old 40 kg मेल पेशेंट वॉज डायग्नोस्ड टू बी अ केस ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। तो देखिए दोस्तों, एज क्या है, 35 ईयर्स है और वेट कितना है, 40 kg वेट है, मेल पेशेंट है। ओके, उसमें क्या हुआ है, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस डायग्नोज हुआ है। ओके, सो आगे पढ़ते हैं। द अप्रोप्रिएट कन्वेंशनल रेजिम ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स वुड बी। तो देखिए, ये ऐसे सिचुएशन में हमें अगर एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स की रेजिम फॉलो करना है तो वो कौन सी रहना चाहिए। ओके, तो ऑप्शन में ऑप्शन ए है, रिफाम्पिसिन 450 mg, आइसोनियाजाइड 300 mg, पायराजिनामाइड 1500 mg। ओके, तो ये बेसिकली कौन सा ड्रग कितने mg का देना चाहिए, यही हमें ऑप्शन में। तो देखिए दोस्तों, यहां पर हम लोग अगर रिफाम्पिसिन की बात करते हैं ना, वेट के अकॉर्डिंग अगर देते हैं तो देखिए, रिफाम्पिसिन का जो डोज होता है वो 8 to 12 mg पर केजी इतना होता है। ओके, कितना होता है, 8 to 12 mg पर केजी। फिर उसके बाद में है आइसोनियाजाइड। ओके, तो आइसोनियाजाइड जो होता है ना दोस्तों, ये होता है 5 mg पर केजी। ओके, कितना होता है, 5 mg पर केजी देना पड़ता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर पायरेजिनामाइड। ओके, पायरेजिनामाइड जो होता है ना दोस्तों, ये हम लोग 25 mg पर केजी इतना देते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो रिफाम्पिसिन है, रिफाम्पिसिन की बेसिकली रेंज दी गई है, तो रिफाम्पिसिन का डायरेक्टली कैलकुलेट हम लोग नहीं कर सकते। तो फिर हम लोग यहाँ पर जो आइसोनियाजाइड है उसको कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, आइसोनियाजाइड कितना दे सकते हैं, 5 mg पर केजी, और पेशेंट का वेट कितना है, 40 kg। अगर 5 इंटू 40 करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 200 mg। ओके, क्या देंगे हम लोग, 200 mg आइसोनियाजाइड। फिर उसके बाद में है पायरेजिनामाइड। ओके, पायरेजिनामाइड, तो पायरेजिनामाइड का कितना डोज है, 25 mg पर केजी। 40 इंटू 25 करते तो ये हो जाता है 1000 mg। तो देखिए, हमें ऑप्शन में कहाँ का, आइसोनियाजाइड 200 mg और पायरेजिनामाइड 1000 mg दिखाई देता है, वो हम लोग देखेंगे। तो देखिए, ऑप्शन ए में आइसोनियाजाइड 300 mg दिया गया है, तो ये आंसर नहीं होगा। फिर ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी में भी आइसोनियाजाइड 300 mg बताया है। फिर उसके बाद में ऑप्शन सी है, आइसोनियाजाइड 200 mg है, और आइसोनियाजाइड 200 mg ऑप्शन डी में भी है। ओके, फिर उसके बाद में हम लोग पायरेजिनामाइड देखते हैं। तो पायरेजिनामाइड जो है ना दोस्तों, यहाँ पर हमें कितना देना है, 1000 mg देना है। ओके, तो पायरेजिनामाइड ऑप्शन सी में देखते हैं तो 1000 mg है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर क्या था, ऑप्शन सी। तो रिफाम्पिसिन 450 mg देना पड़ेगा, आइसोनियाजाइड 200 mg देना पड़ेगा, और पायरेजिनामाइड 1000 mg देना पड़ेगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेज प्राइमरी स्किन लेजन्स आर नॉट सीन। तो देखिए ऐसा कौन सा डिसीज है कि उसमें प्राइमरी लेजन्स दिखाई नहीं देते हैं। ओके, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए लेप्टोस्पायरोसिस, ऑप्शन बी SLE मतलब सिस्टेमिक लूपस इरिथ्रोमेटस, ऑप्शन सी हिपेटाइटिस बी, ऑप्शन डी इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमें क्या बोला गया था कि प्राइमरी लेजन्स नहीं दिखाई देते, तो प्राइमरी लेजन्स हमें SLE में नहीं दिखाई देते। ओके, SLE में हम लोगों को बटरफ्लाई रैश दिखाई देती है। ओके, कौन सी रैश दिखाई देती है? बटरफ्लाई रैश दिखाई देती है, लेकिन वो प्राइमरी लेजन्स की कैटेगरी में नहीं आता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू डिओडिनल अल्सर। ओके, तो डिओडिनल अल्सर के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, वो हमें कंसिडर करना है। ओके, तो यहाँ पर क्या बोला गया है? विच ऑफ द अबो स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ओके, तो कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है वही हमें फाइंड आउट करना है। ओके, सो सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस 1 क्या है? दे ऑकर मोस्ट ऑफन इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द डिओडिनम। तो देखिए दोस्तों, ये डिओडिनल अल्सर जो होता है ना, ये डिओडिनम के सेकेंड पार्ट में नहीं होता है, ये मोस्ट कॉमनली फर्स्ट पार्ट में होता है। ओके, कौन से पार्ट में होता है? फर्स्ट पार्ट में। तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो गया। फिर उसके बाद में है इन्फेक्शन विद H. पाइलोरी एंड NSAIDs इंड्यूस्ड इंजुरी अकाउंट फॉर द मेजोरिटी ऑफ द डिओडिनल अल्सर। तो देखिए डिओडिनल अल्सर का मेन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म H. पाइलोरी है। ओके, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है। उसके साथ साथ में दोस्तों NSAID की यूज की वजह से भी डिओडिनल अल्सर होता है, तो ये सेंटेंस करेक्ट है। फिर उसके बाद में मैलिग्नेंट डिओडिनल अल्सर आर एक्सट्रीमली रेयर। तो देखिए मैलिग्नेंट डिओडिनल अल्सर एक्सट्रीमली रेयर कंडीशन होती है। ओके, तो ये सेंटेंस भी करेक्ट है। फिर उसके बाद में है इरेडिकेशन ऑफ H. पाइलोरी हैज ग्रेटली रिड्यूस द रिकरेंस रेट इन द डिओडिनल अल्सर। देखिए अगर हम लोग H. पाइलोरी का अगर इरेडिकेशन करते हैं तो उससे जो रिकरेंस होता है डिओडिनल अल्सर का वो रिड्यूस होता है। तो ये सेंटेंस भी हमारा क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। तो हमें आंसर में क्या मिला है? कौन से सेंटेंस करेक्ट मिले हैं? सेकेंड, थर्ड और फोर्थ सेंटेंस करेक्ट मिला है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 1 and 3 ओनली, नहीं। ऑप्शन बी 2, 3 and 4 ओनली। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा आंसर मिल चुका है 2, 3 and 4 ओनली। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरल मार्कर सिग्निफाइज द ऑनगोइंग वायरल रिप्लिकेशन इन द केस ऑफ हिपेटाइटिस बी इन्फेक्शन। तो देखिए दोस्तों हमें क्या बोला गया है कि कौन सा वायरल मार्कर है जो ऑनगोइंग वायरल रिप्लिकेशन होता है, किसका? हिपेटाइटिस बी का है, उसमें हमें सिग्निफाई करता है। ओके, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए एंटी HBS, ऑप्शन बी एंटी HBC, ऑप्शन सी HBE-AG, ऑप्शन डी HBS-AG। तो देखिए दोस्तों जो हिपेटाइटिस बी का ऑनगोइंग वायरल रिप्लिकेशन है वो हमें कौन से वायरल मार्कर से सिग्निफाई होगा? वो होगा हमें HBE-AG से होगा। ओके, किससे होगा? HBE-AG। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द फॉलोइंग में रिजल्ट इन पॉलीयूरिया एक्सेप्ट। तो देखिए दोस्तों कुछ कंडीशन दी गई है और उसमें क्या बोला गया है कि पॉलीयूरिया होता है, लेकिन कौन सी ऐसी कंडीशन रहेगी जिसमें पॉलीयूरिया नहीं रहेगा। बेसिकली ये पॉलीयूरिया क्या होता है? जब यूरिन का एक्सक्रीशन मोर देन 2.5 to 3 लीटर पर डे हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलीयूरिया बोलेंगे। ओके, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं मोर देन 40 ml पर kg पर डे अगर बोलते हैं तो उसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं? पॉलीयूरिया बोल सकते हैं। ओके, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए क्रोनिक रीनल फेलियर, ऑप्शन बी हाइपोएड्रेनलिज्म, ऑप्शन सी हाइपोकैल्शियमिया, ऑप्शन डी लिथियम कार्बोनेट थेरेपी। तो देखिए दोस्तों ये जो पॉलीयूरिया जो है ना ये हमें हाइपोएड्रेनलिज्म में नहीं दिखाई देता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो अगर इसके हम लोग पॉलीयूरिया के अगर मेजर कॉजेस देखते हैं ना दोस्तों तो ये टोटल 5 मेजर कॉजेस होते हैं। ओके, कौन से होते हैं? फिर एक होता है नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस होता है। फिर उसके बाद में एक होता है फैंकोनी सिंड्रोम। ओके, कौन सा? फैंकोनी सिंड्रोम होता है। फिर उसके बाद में एक क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस होता है। ओके, क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस होता है। और उसके बाद में और एक होता है CKD मतलब क्या हो गया? क्रोनिक किडनी डिसीज। ओके, फिर उसके बाद में एक 5वां जो होता है ना वो होता है एंडोक्राइन। ओके, एंडोक्राइन रीजन से भी या फिर एंडोक्राइन कॉज से भी पॉलीयूरिया होता है। एंडोक्राइन में बेसिकली जो DM की कंडीशन है। ओके, DM मतलब क्या? डायबिटीज मेलाइटिस की कंडीशन है या फिर कुशिंग सिंड्रोम है। और एंडोक्राइन में ही दोस्तों आइट्रोजेनिक भी आता है। ओके, क्या आता है?
आइट्रोजेनिक। आइट्रोजेनिक मतलब क्या हो जाएगा, जो ड्रग इंड्यूस्ड होता है, एज लाइक हम लोग अगर डाईयूरेटिक ड्रग्स देते हैं, ओके, डाईयूरेटिक ड्रग्स देते हैं तो उसमें क्या होता है, पॉलीयूरिया होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ क्रोनिक रीनल फेलियर। ओके, तो कौन सा क्रोनिक रीनल फेलियर सीआरएफ का फीचर नहीं है। ओके, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, ऑप्शन बी ऑस्टियोमेलाशिया, ऑप्शन सी हाइपरथायरॉयडिज्म, ऑप्शन डी डिक्रीज 1 to 5 डाइहाइड्रोक्सी विटामिन D3 लेवल। ओके, तो देखिए दोस्तों, क्रोनिक रीनल फेलियर में हमें हाइपरथायरॉयडिज्म नहीं दिखाई देता है। ओके, क्या नहीं दिखाई देता है, हाइपरथायरॉयडिज्म नहीं दिखाई देता है। सो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी है हाइपरथायरॉयडिज्म। अगर हम लोग अदर फीचर्स की बात करते हैं ना दोस्तों, उसमें हम लोगों को एनीमिया दिखाई देता है, फिर पेशेंट में हाइपरटेंशन दिखाई देता है, इवन इंक्रीज ब्लीडिंग दिखाई देता है। ओके, फ्लूइड ओवरलोड भी दिखाई देता है पेशेंट में, इवन पेशेंट में हाइपर कैलेमिया भी दिखाई देता है, और इवन पेशेंट में सीजर्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, अ पेशेंट विथ पास्ट हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट हेडेक प्रेजेंट्स विथ irregular dazzling enlarging visual phenomena that obstruct vision in the affected region, okay, and remains for several minutes. The symptoms are indicative of। तो देखिए दोस्तों, एक पेशेंट है जिसको पास्ट हिस्ट्री है किसकी, रिकरेंट हेडेक की, बार बार उसको हेडेक होते रहता है। ओके, और अभी जो आया है ना, वो कौन सी कंप्लेंट लेके आया है, उसको इरेगुलर डैजलिंग और एनलार्जिंग विजुअल फिनोमिना प्रेजेंट है। कौन से साइड में है, जहां पर उसको अफेक्टेड रीजन में है, मतलब कौन सा, जहां पर उसका हेडेक होता था रिकरेंट, वही साइड में। ओके, वही साइड में उसको ये सब सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, और वो जो सिम्टम्स है सेवरल मिनट्स तक वो रिमेन रहते हैं। तो ये सिम्टम्स हमें कौन सी कंडीशन में दिखाई देते हैं, यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। सो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लोकोमा, ऑप्शन बी रेटिनल डिटैचमेंट, ऑप्शन सी माइग्रेन, ऑप्शन डी इंटुमेसेंट कैटरैक्ट। तो देखिए दोस्तों, ये जो सिम्टम्स है ना, ये इरेगुलर डैजलिंग एनलार्जिंग विजुअल फिनोमिना विथ अफेक्टेड रीजन, तो ये हमें माइग्रेन के पेशेंट में दिखाई देता है। ओके, कौन से पेशेंट में दिखाई देता है, माइग्रेन के पेशेंट में। सो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी माइग्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पर हमें क्या बोला गया है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। ओके, और करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। तो लिस्ट 1 में कुछ डिसीजेस दिए हैं और लिस्ट 2 में उसका कॉज दिया गया है। ओके, सो लिस्ट 1 देखते हैं। लिस्ट 1 में क्या दिया गया है, माइक्रोसाइटिक एनीमिया, माइक्रोसाइटिक एनीमिया, हीमोलाइटिक एनीमिया और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो उसके कॉजेस दिए गए इधर आयरन डेफिशिएंसी, हाइपोथायरॉयडिज्म, विटामिन बी डेफिशिएंसी और अल्फा मिथिल्डोपा। तो देखिए दोस्तों, ये मैक्रोसाइटिक एनीमिया जो होता है ना, ये हमें हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट में दिखाई देता है। ओके, तो हमें हाइपोथायरॉयडिज्म कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये सेकंड नंबर पे दिखाई दे रहा है। तो ए के लिए कोड क्या हो जाएगा, 2। फिर उसके बाद में है माइक्रोसाइटिक एनीमिया। तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया जो होता है ना, ये दोस्तों हमें आयरन डेफिशिएंसी में दिखाई देता है। तो आयरन डेफिशिएंसी के लिए कोड क्या है, 1। फिर उसके बाद में हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक एनीमिया का जो कॉज है ना, वो है अल्फा मिथिल्डोपा। ओके, तो अल्फा मिथिल्डोपा हमें 4 नंबर पे दिखाई दे रहा है। तो सी के लिए कोड हो जाएगा 4। फिर उसके बाद में है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो होता है ना दोस्तों, ये विटामिन B12 के डेफिशिएंसी से होता है। तो विटामिन B12 डेफिशिएंसी 3rd नंबर पे है। तो डी के लिए कोड क्या हो जाएगा, 3। तो हमें कोड कौन से मिले हैं, 2 1 4 3। ओके, सो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 3 1, तो देखिए 3 से स्टार्ट हो रहा है तो नहीं होगा, हमारा आंसर तो 2 से स्टार्ट हो रहा है। ऑप्शन बी भी 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। फिर यहाँ पर ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है 2 1 4 3। तो देखिए यहाँ पर हमारा आंसर मिल चुका है ऑप्शन सी में। ओके, तो देखिए दोस्तों, ये माइक्रोसाइटिक एनीमिया जो है ना, ये हमें हाइपोथायरॉयडिज्म में तो दिखाई देता है, साथ ही में जो पेशेंट अल्कोहलिक होते हैं, ओके, अल्कोहलिक पेशेंट या फिर लीवर डिसीज के पेशेंट होते हैं, उसमें भी दिखाई देता है। फिर ये जो माइक्रोसाइटिक एनीमिया, वो आयरन डेफिशिएंसी में तो दिखाई देता है, इवन हमें थैलासेमिया में भी ये माइक्रोसाइटिक एनीमिया दिखाई देता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, हीमोलाइसिस इन G6PD। ओके, तो G6PD क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम डेफिशिएंसी में ऑकर विथ ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स एक्सेप्ट। तो देखिए दोस्तों, ये G6PD एंजाइम की डेफिशिएंसी है। ओके, उसमें हीमोलाइसिस कौन सी कंडीशन में दिखाई देता है, कौन से ड्रग की यूज की वजह से दिखाई नहीं देता है, यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। ओके, सो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए प्राइमाक्विन, ऑप्शन बी फेनासिटिन, ऑप्शन सी
प्रोबेनेसिड, ऑप्शन डी पेनिसिलिन। तो देखिए दोस्तों ये जो G6PD एंजाइम की डेफिशिएंसी जो है ना उसमें हीमोलाइसिस हमें पेनिसिलिन की यूज में दिखाई नहीं देता है। ओके, कौन सी यूज में दिखाई नहीं देता है? पेनिसिलिन ड्रग के यूज में दिखाई नहीं देता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो देखिए दोस्तों ये जो प्राइमाक्विन है ये एंटी मलेरियल ड्रग है। ओके, एंटी मलेरियल ड्रग में प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद में ये फिनेसिटिन, तो फिनेसिटिन जो है ना ये एंटीपायरिन एनाल्जेसिक ड्रग है। ओके, तो उसमें भी हमें हीमोलाइसिस दिखाई देता है अगर G6PD का पेशेंट है तो। ओके, G6PD एंजाइम डेफिशिएंसी का पेशेंट है तो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। ओके, और हमें करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। तो लिस्ट 1 में हम लोगों को ब्लड पिक्चर दिया है और लिस्ट 2 में टाइप ऑफ एनीमिया दिया है। ओके, तो देखिए इसके पहले जस्ट हमने 2 क्वेश्चन पहले ऐसे टाइप का एक क्वेश्चन देखा था, माइक्रोसाइटिक एनीमिया, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक रेड सेल, मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक रेड सेल, और सी क्या है? लार्ज नंबर ऑफ अर्ली इंटरमीडिएट एंड लेट इरिथ्रोब्लास्ट, और डी क्या है? लो रेटिकुलोसाइट। तो ये कौन से टाइप के एनीमिया में दिखाई देता है? ओके, तो देखिए ये जो माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता है ना, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक, तो ये हमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में दिखाई देता है। तो देखिए यहाँ पर हमने लिस्ट 2 में आयरन डेफिशिएंसी कहाँ दिखाई दे रहा है? ये विटामिन B12 हो गया, थैलासीमिया मेजर, अप्लास्टिक एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो देखिए ये ए के लिए कोड क्या हो जाएगा? 4। फिर उसके बाद में है मैक्रोसाइटिक एनीमिया। ओके, तो मैक्रोसाइटिक एनीमिया जो है ना दोस्तों ये थैलासीमिया मेजर में दिखाई देता है। ओके, तो बी के लिए कोड हो जाएगा 2। फिर उसके बाद में है लार्ज नंबर ऑफ अर्ली इंटरमीडिएट एंड लेट इरिथ्रोब्लास्ट। तो लार्ज नंबर ऑफ अर्ली इंटरमीडिएट एंड लेट इरिथ्रोब्लास्ट जो है ना दोस्तों ये हमें विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया में दिखाई देता है। ओके, सो सी के लिए कोड 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद में है लो रेटिकुलोसाइट काउंट। तो लो रेटिकुलोसाइट काउंट जो है ना ये दोस्तों हमें अप्लास्टिक एनीमिया में दिखाई देता है। ओके, सो कोड कौन से मिले हैं? 4 2 1 3। ओके, सो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 1 से स्टार्ट हो रहा है, नहीं। ऑप्शन बी 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी है 4 2 1 3। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा आंसर मिल चुका है। सो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डज नॉट कॉज पैनसाइटोपेनिया। ओके, तो पैनसाइटोपेनिया का मीनिंग क्या हो जाता है दोस्तों? जब सभी जो ब्लड सेल्स होती है एज लाइक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, सभी का काउंट डिक्रीज हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? पैनसाइटोपेनिया बोलते हैं। तो पैनसाइटोपेनिया कौन सी कंडीशन में नहीं होता है, यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। ओके, सो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हाइपरस्प्लेनिज्म, ऑप्शन बी अप्लास्टिक एनीमिया, ऑप्शन सी कैंसर इनफिल्ट्रेटिंग द बोन मैरो, ऑप्शन डी हीमोलाइसिस फ्रॉम G6PD एंजाइम डेफिशिएंसी। तो देखिए दोस्तों हमें हीमोलाइसिस फ्रॉम G6PD एंजाइम डेफिशिएंसी है ना उसमें पैनसाइटोपेनिया दिखाई नहीं देता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन ऑकर्स इन गुड पास्चर सिंड्रोम। ओके, तो ये गुड पास्चर सिंड्रोम में हमें कौन सा इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन दिखाई देता है, यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये बेसिकली ये गुड पास्चर सिंड्रोम क्या होता है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो ये गुड पास्चर सिंड्रोम जो होता है ना ये दोस्तों सीरियस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, जिसमें क्या होता है ये खुद ही इसमें क्या होता है जो लंग्स और किडनी अफेक्ट हो जाती है। ओके, तो ये किडनीज में बेसिकली ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्रिएट करता है। ओके, क्या करता है? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जिसमें किडनीज में ब्लड क्लॉट फॉर्म होता है, और इवन ये लंग्स को भी अफेक्ट करता है, लंग्स में भी ब्लड कलेक्शन होता है या फिर ब्लीडिंग होती है। ओके, सो ये कौन सी इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए टाइप 1 अटोपी, ऑप्शन बी टाइप 2 साइटोटॉक्सिक, ऑप्शन सी टाइप 3 इम्यूनोकॉम्प्लेक्स, ऑप्शन डी टाइप 4 सेल मीडिएटेड। तो देखिए दोस्तों ये जो गुड पास्चर सिंड्रोम जो है ना ये टाइप 2 साइटोटॉक्सिक रिएक्शन है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉलोइंग आर द कॉमन फीचर्स ऑफ कशिंग सिंड्रोम एक्सेप्ट। तो देखिए दोस्तों हमें क्या बोला गया है कि कशिंग सिंड्रोम में कौन सा सिम्टम या फिर कॉमन फीचर प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, सो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए ट्रंकल ओबिसिटी, ऑप्शन बी ऑस्टियोपोरोसिस, ऑप्शन सी डिस्टल मायोपैथी, ऑप्शन डी ग्लूकोज इंटॉलरेंस। तो देखिए दोस्तों हमें कशिंग सिंड्रोम में डिस्टल मायोपैथी नहीं दिखाई देती है। ओके, ट्रंकल ओबिसिटी प्रेजेंट रहती है, ऑस्टियोपोरोसिस भी प्रेजेंट रहता है और ग्लूकोज इंटॉलरेंस भी प्रेजेंट रहता है, लेकिन ये डिस्टल मायोपैथी प्रेजेंट नहीं होती है। तो ये कशिंग सिंड्रोम क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर जो
कॉर्टिसोल की लेवल जो होती है ना, कशिंग सिंड्रोम में कॉर्टिसोल की लेवल इंक्रीज हो जाती है। ओके, इसके अलावा अगर हम लोग इसके अगर फीचर्स देखते हैं ना दोस्तों, तो इसमें हम लोगों को हम्प प्रेजेंट दिखाई देता है। ओके, दोनों शोल्डर के बीच में एक हम्प प्रेजेंट दिखाई देता है। पेशेंट में मून फेस प्रेजेंटेशन रहता है। ओके, मतलब उसको ही हम लोग राउंड फेस प्रेजेंटेशन बोल सकते हैं। ओके, इवन जो पेशेंट की बॉडी होती है उसके ऊपर पिंक और पर्पल कलर के स्ट्रेच मार्क प्रेजेंट रहते हैं। ओके, पिंक एंड पर्पल स्ट्रेच मार्क प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर क्या था? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। कीबोर्ड ऑपरेटर्स एंड टाइपिस्ट आर स्पेशली ससेप्टिबल टू इंजुरी ऑफ द फॉलोइंग। ओके, कौन सी इंजुरी के लिए ससेप्टिबल होते हैं? कौन से पेशेंट? कीबोर्ड ऑपरेटर्स और टाइपिस्ट, जो कीबोर्ड का यूज करते हैं और टाइपिंग का काम करते हैं, तो वैसे पर्सन में कौन सी टाइप की इंजुरी हो सकती है, यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन ए एक्सिलरी नर्व, ऑप्शन बी मीडियन नर्व, ऑप्शन सी अल्नर नर्व, ऑप्शन डी रेडियल नर्व। तो देखिए दोस्तों, जो कीबोर्ड ऑपरेटर्स होते हैं, टाइपिस्ट होते हैं, या फिर माउस का जो यूज करते हैं, कंप्यूटर माउस का जो यूज करते हैं ना, उनमें मीडियन नर्व इंजुरी होने के चांसेस होते हैं। ओके, कौन सी इंजुरी के चांसेस होते हैं? कौन सी नर्व के इंजुरी के चांसेस होते हैं? मीडियन नर्व इंजुरी के चांसेस होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगर देखिए दोस्तों, मीडियन नर्व की इंजुरी होती है ना, तो उसे हम लोग कार्पल टनल सिंड्रोम बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं? कार्पल टनल सिंड्रोम। किसमें? अगर जो लोग माउस यूज करते हैं, कंप्यूटर माउस या फिर कीबोर्ड में टाइपिंग करते हैं, तो ऐसे लोगों में अगर मीडियन नर्व की इंजुरी हो जाती है, उसको हम लोग कार्पल टनल सिंड्रोम बोलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लिनिकल फीचर ऑफ क्वाशियोर्कर। तो देखिए दोस्तों, हमें क्या बोला गया है कि नीचे दी गया कौन सा फीचर क्वाशियोर्कर में प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, सो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए बाइपेडल एडिमा। तो देखिए, ये क्वाशियोर्कर के पेशेंट में बाइपेडल एडिमा, दोनों भी पैर पे एडिमा प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद में है विजिबल सीवियर वेस्टिंग। फिर उसके बाद में है ऑप्शन सी लो सीरम अल्बुमिन। तो देखिए, क्वाशियोर्कर के पेशेंट में सीरम अल्बुमिन का लेवल जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। फिर उसके बाद में है ऑप्शन डी मून फेस। तो मून फेस भी प्रेजेंट होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? मतलब क्वाशियोर्कर का कौन सा फीचर नहीं है? विजिबल सीवियर वेस्टिंग। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो देखिए दोस्तों, ये जो विजिबल सीवियर वेस्टिंग जो होता है ना, ये हमें मैरास्मस के पेशेंट में दिखाई देता है। ओके, कौन से पेशेंट में दिखाई देता है? मैरास्मस के पेशेंट में दिखाई देता है। ओके, और ये जो क्वाशियोर्कर जो होता है ना दोस्तों, ये प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होता है। ओके, किसकी डेफिशिएंसी से होता है? प्रोटीन की डेफिशिएंसी से। और ये मैरास्मस जो होता है ना, ये हमें कैलोरीज की डेफिशिएंसी से होता है। ओके, किसकी डेफिशिएंसी से? कैलोरीज की डेफिशिएंसी से मैरास्मस होता है, और प्रोटीन की डेफिशिएंसी से क्वाशियोर्कर होता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। ओके, तो लिस्ट 1 में कुछ क्लिनिकल फीचर्स दिए हैं, और लिस्ट 2 में उसकी डेफिशिएंसी, कौन सी डेफिशिएंसीज की वजह से कौन से क्लिनिकल फीचर्स दिखाई देते हैं, यही हमें मैच करना है। ओके, सो पहला क्या है? फ्लैकी पेंट रैशेस ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटी। फिर सेकेंड है गूज हम्प स्किन लेजन। थर्ड है कन्फेबुलेशन। फिर फोर्थ है डिमेंशिया। तो देखिए दोस्तों, ये हमें अभी डेफिशिएंसी फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखिए, जो फ्लैकी पेंट रैशेज जो होते हैं ना, ये हमें झिंक के एब्सेंट में दिखाई देते हैं। ओके, झिंक के डेफिशिएंसी की वजह से दिखाई देते हैं। तो झिंक हमें कहाँ दिखाई दे रहा है? नाइसिन, थायमिन, झिंक, विटामिन ए। देखिए, थर्ड नंबर पे झिंक दिखाई दे रहा, तो ए के लिए कोड 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद में है हम्पी स्किन लेजन्स। ओके, तो हम्पी स्किन लेजन्स जो है ना दोस्तों, ये हमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी से दिखाई देता है। ओके, सो बी के लिए कोड 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद में कन्फेबुलेशन। तो कन्फेबुलेशन जो है ना दोस्तों, ये थायमिन की डेफिशिएंसी में दिखाई देगा। ओके, कौन सी डेफिशिएंसी में? थायमिन की डेफिशिएंसी में। और डिमेंशिया जो है, ये हमें नाइसिन की डेफिशिएंसी में दिखाई देता है। ओके, तो इसके लिए डी के लिए कोड क्या हो जाएगा? 1। तो देखिए, जो नाइसिन की डेफिशिएंसी होती है, ओके, मतलब विटामिन B3। ओके, तो विटामिन B3 मतलब ही नाइसिन हो गया। तो नाइसिन की डेफिशिएंसी में हमें 4 डीज दिखाई देते हैं। ओके, डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस, और इवन पेशेंट को में डेथ भी हो सकती है। ओके, तो ऐसे 4 डीज दिखाई देते हैं किसमें? नाइसिन की डेफिशिएंसी में। ओके, सो इसके लिए कोड क्या मिले हमें? 3,
4 2 1। ओके, सो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 1 से स्टार्ट हो रहा है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी 1 से स्टार्ट हो रहा है तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन सी 3 से स्टार्ट हो रहा है और ऑप्शन डी भी 3 से स्टार्ट हो रहा है। तो आगे का देखते हैं 4। तो ऑप्शन 3 में, ऑप्शन सी में हमें 4 दिखाई दे रहा है, फिर उसके बाद में 2 और 1। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा सीक्वेंस मैच हो चुका है। तो ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, कंसिडर द फॉलोइंग। तो देखिए कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं या फिर कुछ डिसीज कंडीशन दी गई है और उसमें क्या बोला गया है? पुआ थेरापी, ओके, PUVA थेरापी कैन बी यूज टू ट्रीट विच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो देखिए ये पुआ थेरापी क्या होती है ये हम लोग पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो ये पुआ में जो पी जो होता है ना, ये पी स्टैंड्स फॉर सोरिलेंस होता है। ओके, क्या होता है? सोरेलेंस। ओके, और UVA मतलब क्या हो जाएगा? लॉन्ग वेव अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन हो जाता है। ओके, क्या हो जाता है? लॉन्ग वेव अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। ओके, तो सोरालेंस लॉन्ग वेव अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन थेरेपी हम लोग कौन सी डिसीज कंडीशन में यूज करते हैं, यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो पहला है सोराइसिस। तो देखिए सोराइसिस के पेशेंट में पुआ यूज होता है। फिर उसके बाद में है अटोपिक डर्माटाइटिस। तो अटोपिक डर्माटाइटिस में भी पुआ थेरेपी यूज करते हैं। फिर लेप्रेसी, देखिए लेप्रेसी के पेशेंट में ऐसी कुछ थेरेपी यूज होती नहीं। फिर उसके बाद में है वीटी लोगो। तो वीटी लोगो के पेशेंट में भी हम लोग पुआ थेरेपी यूज करते हैं। तो हमें कोड कौन से मिले? 1 2 एंड 4। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 1 एंड 2 ओनली, नहीं। ऑप्शन बी 2 एंड 3 ओनली, नहीं। ऑप्शन सी 1 2 एंड 4। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी में हमारा आंसर मिल चुका है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो देखिए दोस्तों ये जो पुआ थेरेपी होती है ना, ये पुआ थेरेपी को ही हम लोग फोटो कीमोथेरेपी भी बोल सकते हैं। ओके, क्या बोल सकते हैं? फोटो कीमोथेरेपी भी बोल सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, द क्यूटेनियस वायरल इन्फेक्शन विच इज commonly seen in children and characterized by single or multiple pearly white skin colored mouth dome shaped पैपुल्स विथ सेंट्रल पिटिंग। तो देखिए दोस्तों ये क्यूटेनियस वायरल इन्फेक्शन है, मोस्ट कॉमनली चिल्ड्रन में दिखाई देता है। और उसके अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं तो उसमें हमने सिंगल और मल्टीपल पर्ली वाइट स्किन दिखाई देता है और कलर्ड स्मूथ डोम शेप पैपुल्स भी प्रेजेंट रहते हैं और साथ ही में सेंट्रल पिटिंग भी प्रेजेंट रहता है। तो ये हमें कौन सी डिसीज कंडीशन में दिखाई देते हैं? ऑप्शन ए चिकन पॉक्स, ऑप्शन बी हर्पिस जूस्टर, ऑप्शन सी मोलुस्कम कंटेजियोसम, ऑप्शन डी वेरुसा वल्गैरिस। तो देखिए दोस्तों ये सभी टाइप के जो वाइट पर्ली स्किन कलर्ड स्मूथ डोम शेप्ड पैपुल्स वगैरह जो होते हैं या फिर सेंट्रल पिटिंग, ये हमें मोलुस्कम कंटेजियोसम में दिखाई देता है। ओके, कौन सी इसमें? मोलुस्कम कंटेजियोसम। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सीजोफ्रेनिया। तो देखिए दोस्तों सीजोफ्रेनिया की जो कंडीशन है उसमें कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, उसमें से क्या करना है? विच ऑफ द स्टेटमेंट इज गिवन आर करेक्ट। तो कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है यही हमें फाइंड आउट करना है। ओके, सो पहला सेंटेंस है पेशेंट फील्स दैट अदर पर्सन पुट्स थॉट इनटू हिज माइंड। फिर उसके बाद में है पेशेंट फील्स दैट ही इज बीइंग पनिश्ड फॉर हिज रॉन्ग डूइंग्स। और थर्ड क्या है? ही मे बी इन स्टेट ऑफ कैटाटोनिया। तो देखिए दोस्तों स्नेडर्स फर्स्ट रैंक सिम्टम्स अगर देखते हैं हम लोग, ओके, सीजोफ्रेनिया में क्या होता है? स्नेडर्स फर्स्ट रैंक सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो इसमें बेसिकली एक डेलूजन परसेप्शन प्रेजेंट होता है। क्या होता है? डेलूजनल परसेप्शन प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद में ऑडिटोरी हेलुसिनेशन प्रेजेंट रहता है पेशेंट में। और थर्ड उसमें डेलूजन ऑफ थॉट इंटरफेरेंस भी प्रेजेंट होता है। डेलूजन ऑफ थॉट इंटरफेरेंस प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली ये जो डेलूजन ऑफ थॉट इंटरफेरेंस जो होता है ना, इसमें 3 टाइप्स के थॉट इंटरफेरेंस प्रेजेंट होते हैं। एक होता है थॉट इंसर्शन, ओके, थॉट इंसर्शन प्रेजेंट होता है। एक होता है थॉट विड्रॉल और एक होता है थॉट ब्रॉडकास्टिंग। ओके, सो अगर हम लोग सेंटेंस देखते हैं तो ये हमें फर्स्ट सेंटेंस में क्या बोला गया है? पेशेंट फील्स दैट अदर पर्सन पुट्स थॉट इनटू हिज माइंड। तो देखिए दोस्तों ये सेंटेंस हमें करेक्ट मिला है। देखिए हमने अभी जस्ट डिस्कस किए थे, यहाँ पर क्या बोला है? डेल्यूजन ऑफ थॉट इंटरफेरेंस में थॉट इंसर्ट होता है, उसके दिमाग में कोई तो भी थॉट इंसर्ट कर रहा है ऐसा उसको फील होता है। तो ये सेंटेंस करेक्ट रहेगा। फिर उसके बाद में है पेशेंट फील्स दैट ही इज बीइंग punished by his wrong
डूइंग्स। तो ये ऐसा कुछ प्रेजेंस नहीं होता है। ओके, उसको ऐसा फील नहीं होता कि किस मतलब कि उसने कुछ गलत किया है तो उसको पनिशमेंट मिल रहा है। ओके, तो ऐसा कुछ उसको फील नहीं होता है। फिर उसके बाद में ही में इन द स्टेट ऑफ कैटाटोनिया। तो देखिए दोस्तों, अगर सिजोफ्रेनिया के हम लोग टाइप्स देखते हैं ना तो टोटल 8 टाइप्स है। ओके, तो उसमें एक टाइप होता है कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। ओके, मतलब क्या रहेगा, कैटाटोनिया उसमें प्रेजेंट हो सकता है। ओके, तो ये सेंटेंस भी करेक्ट रहेगा। तो सेंटेंस कौन से करेक्ट है, 1 एंड 3। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 1 ओनली, नहीं। ऑप्शन बी 2 एंड 3 ओनली, नहीं। ऑप्शन सी 1 एंड 3 ओनली। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा आंसर मिल चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 1 एंड 3 ओनली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, लिथियम कार्बोनेट इज एम्प्लॉयड इन द फॉलोइंग कंडीशन एक्सेप्ट। तो देखिए दोस्तों, जो लिथियम बाइकार्बोनेट का यूज है हम लोग कौन सी कंडीशन में यूज नहीं करते हैं, वही हमें फाइंड आउट करना है। ओके, सो कंडीशन क्या क्या है, ऑप्शन ए टू ट्रीट द एक्यूट एपिसोड्स ऑफ मेनिया। तो देखिए दोस्तों, हम लोग एक्यूट एपिसोड अगर है मेनिया का तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए लिथियम कार्बोनेट का यूज करते हैं। फिर उसके बाद में है टू प्रिवेंट रिकरेंस ऑफ मेनिया। तो देखिए, जो सेंटेंस पहला सेंटेंस है उसी के रिगार्डिंग सेकंड सेंटेंस है, मतलब एक तो ट्रीट करने के लिए और आगे प्रिवेंट मतलब आगे होना नहीं चाहिए, इसका रिकरेंस नहीं होना चाहिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए भी हम लोग लिथियम का यूज करते हैं। फिर उसके बाद में है टू प्रिवेंट द डिप्रेशन इन बाइपोलर डिसऑर्डर। अगर उसमें मेनिया और डिप्रेशन, बाइपोलर मतलब क्या हो गया, मेनिया और डिप्रेशन दोनों भी प्रेजेंट है। ओके, तो मेनिया है मतलब लिथियम यूज करना है, तो यहां पर भी हम लोग लिथियम का यूज करेंगे। ओके, बाइपोलर डिसऑर्डर में भी यूज करेंगे। फिर उसके बाद में है टू प्रिवेंट द डिप्रेशन इन यूनिपोलर। सिर्फ यहां पर डिप्रेशन है, डिप्रेशन अगर बाइपोलर है मतलब मैनिया और डिप्रेशन दोनों भी है तब उसका यूज होगा। लेकिन अगर सिंगल सिर्फ एक ही है, यूनिपोलर डिसऑर्डर है, सिर्फ डिप्रेशन है, तो उसके लिए हम लोग लिथियम का यूज नहीं करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। ओके, तो लिस्ट 1 को हम लोग लिस्ट 2 से कंपेयर करेंगे और करेक्ट आंसर फाइंड आउट करेंगे। ओके, मैच करेंगे और करेक्ट आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो लिस्ट 1 में ड्रग्स दिए हैं और लिस्ट 2 में उसके साइड इफेक्ट्स दिए हैं। तो कौन से ड्रग्स की वजह से कौन सा साइड इफेक्ट होता है, यही हमें फाइंड आउट करना है। ओके, सो फिनाटोइन सोडियम, फिर उसके बाद में है पैरा अमाइनो सैलिसाइलिक एसिड, फिर उसके बाद में है रिफाम्पिसिन और फिर उसके बाद में स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो देखिए दोस्तों, इधर क्या दिया गया है साइड इफेक्ट में, हाइपोथायरॉयडिज्म, फिर उसमें हिपेटोटॉक्सिसिटी, 8th नर्व डैमेज और सेरेब्रल डिसफंक्शन। तो देखिए दोस्तों, ये जो फिनाटियोइन सोडियम होता है ना, इसमें हमें सेरेब्रल डिसफंक्शन दिखाई देते हैं। ओके, क्या दिखाई देते हैं, सेरेब्रल डिसफंक्शन। तो ए के लिए कोड क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके, तो सेरेब्रल डिस्फंक्शन में हमें बेसिकली सेरेबेलर डिस्फंक्शन भी दिखाई देता है। इवन पेशेंट में एटेक्सिया भी प्रेजेंट रहता है। ओके, इवन पेशेंट में निस्टैग्मस भी प्रेजेंट हो सकता है। ओके, कौन से, फिनाटोइन सोडियम के सोडियम अगर यूज करते हैं और उसका साइड इफेक्ट आता है, सेरेब्रल डिस्फंक्शन अगर आता है, और एटेक्सिया निस्टैग्मस भी प्रेजेंट रह सकता है। ओके, फिर उसके बाद में है पैरा अमाइनो सैलिसाइलिक एसिड। तो पैरा अमाइनो सैलिसाइलिक एसिड जो है ना दोस्तों, उसका जो साइड इफेक्ट है उसमें हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। ओके, क्या होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म। तो बी के लिए कोड क्या हो जाएगा, 1। फिर उसके बाद में है रिफाम्पिसिन। तो रिफाम्पिसिन जो है ना दोस्तों, ये हिपेटोटॉक्सिसिटी क्रिएट करता है। ओके, क्या करता है, हिपेटोटॉक्सिसिटी। तो हिपेटोटॉक्सिसिटी सेकंड नंबर पे दिखाई दे रहा है, तो सी के लिए कोड हो जाएगा 2। फिर उसके बाद में है स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है ना दोस्तों, ये ओटोटॉक्सिसिटी क्रिएट करता है। ओके, क्या करता है, ओटोटॉक्सिसिटी। बेसिकली जो 8th क्रैनियल नर्व होती है, ओके, 8th क्रैनियल नर्व को डैमेज करता है। 8th क्रैनियल नर्व मतलब क्या हो गया दोस्तों, वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व। ओके, तो वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व को डैमेज कर देता है। तो इसके लिए कोड क्या हो जाएगा, 3। ओके, सो हमें कोड कौन से मिले हैं, 4 1 2 3। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए 4 1 2 3। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें हमारा क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है, ऑप्शन ए 4 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, हॉकी स्टिक अपीयरेंस इन इकोकार्डियोग्राफी इज अ फीचर ऑफ। देखिए दोस्तों, अगर पेशेंट का इकोकार्डियोग्राफी करते हैं, ओके, इकोकार्डियोग्राफी करने के बाद में हमें अगर हॉकी स्टिक अपीयरेंस दिखता है तो वो कौन से कंडीशन का फीचर है, यही हमें क्वेश्चन में पूछा है। ओके, तो ऑप्शन देखते हैं, माइट्रल स्टेनोसिस, ऑप्शन बी माइट्रल इनकॉम्पिटेंस, ऑप्शन सी एओर्टिक स्टेनोसिस, ऑप्शन डी एओर्टिक रिगर्जिटेशन। तो देखिए दोस्तों, ये जो इकोकार्डियोग्राफी करते हैं और उसमें अगर हॉकी स्टिक अपीयरेंस दिखता है ना, ये हमें माइट्रल स्टेनोसिस के पेशेंट में दिखाई देता है। ओके, किस में दिखाई देता है, माइट्रल स्टेनोसिस। तो क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगर दोस्तों आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि
बूट शेप्ड हार्ट, ओके, बूट शेप्ड हार्ट मतलब चेस्ट एक्सरे करने के बाद में कौन सी कंडीशन में दिखाई देता है? तो देखिए बूट शेप्ड हार्ट अगर चेस्ट एक्सरे में दिखाई दे रहा है ना, तो ये हमें टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट की कंडीशन में दिखाई देता है। ओके, TOF, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट की कंडीशन में दिखाई देता है। सो क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, हचिंसन साइन इज अ फीचर ऑफ ऑकुलर इन्वॉल्वमेंट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस। तो देखिए ये हचिंसन साइन है और किसका इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर? ऑक्यूलर, मतलब आईज का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट हो चुका है। तो ये हमें कौन से वायरसेस की वजह से दिखाई देता है? ओके, तो ऑप्शन ए हर्पिस सिंप्लेक्स, ऑप्शन बी एप्स्टीन बार वायरस, ऑप्शन सी साइटोमेगालो वायरस, ऑप्शन डी हर्पिस जूस्टर वायरस। तो हचिंसन साइन है दोस्तों, अगर ऑकुलर इन्वॉल्वमेंट हुआ है तो वो हर्पिस जूस्टर के इन्फेक्शन की वजह से होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हर्पिस जूस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, वेल रिकॉग्नाइज साइड इफेक्ट ऑफ प्रोलॉन्ग्ड फिनाटोइन यूज में रिजल्ट इन ऑल एक्सेप्ट। तो देखिए अगर हम लोग प्रोलॉन्ग फिनाटोइन का यूज करते हैं तो वेल रिकॉग्नाइज साइड इफेक्ट कौन सा नहीं है, यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। ओके, सभी रहेंगे, एक नहीं रहेगा, जो नहीं रहेगा वही हमें फाइंड आउट करना है। हर्सुटिज्म, तो देखिए अगर प्रोलॉन्ग फिनाटोइन यूज होता है तो उसमें हर्सुटिज्म प्रेजेंट रहता है। फिर उसके बाद में लिम्फ एडेनोपैथी, तो लिम्फ एडेनोपैथी भी प्रेजेंट रहती है। फिर उसके बाद में है एटैक्सिया, तो देखिए फिनाटोइन के अगर प्रोलॉन्ग यूज करता है तो प्रोलॉन्ग यूज में हमें एटैक्सिया प्रेजेंट दिखाई देता है। ओके, अब भी जस्ट इसके पहले हमने 2-3 क्वेश्चन पहले ऐसे टाइप का एक क्वेश्चन पढ़े थे साइड इफेक्ट में। ओके, सेरेब्रल साइड इफेक्ट रहते हैं, सेरेब्रल साइड इफेक्ट रहते हैं, एटैक्सिया रहता है, निस्टैग्मस रहता है फिनाटोइन में। ओके, तो ये भी प्रेजेंट रहेगा। फिर उसके बाद में हाइपोग्लाइसेमिया, तो फिनाटोइन प्रोलॉन्ग अगर फिनाटोइन का यूज करते तो उसमें हमें हाइपोग्लाइसीमिया नहीं दिखाई देता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हाइपोग्लाइसीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, अ 50-year-old पेशेंट विथ साइन ऑफ पेरीफेरल न्यूरोपैथी। तो देखिए दोस्तों एक क्या है, 50-year-old पेशेंट है जिसमें क्या हुआ है, पेरीफेरल न्यूरोपैथी प्रेजेंट है, इज फाउंड टू हैव डायबिटीज मेलाइटस। तो देखिए बेसिकली जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी जो होती है ना, ये बेसिकली हमें डायबिटीज के पेशेंट से ही एसोसिएटेड दिखाई देता है। ओके, सो ही हैज़ नो ऑकुलर सिम्टम्स, तो उसमें अभी एट प्रेजेंट कोई भी ऑकुलर सिम्टम प्रेजेंट नहीं है। ओके, सो उसके बाद में क्या बोला है, वेन वुड यू रेफर दिस पेशेंट फॉर रेटिना इवेल्युएशन। तो ऐसे पेशेंट को हम लोग रेटिना इवेल्युएशन के लिए हम कब भेजेंगे? ओके, सो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए वेन ही डेवलप्स ऑकुलर सिम्टम्स, ऑप्शन बी इमीडिएटली, ऑप्शन सी इफ ही नीड्स इंसुलिन फॉर ब्लड शुगर, ऑप्शन डी 5 ईयर्स आफ्टर डायग्नोसिस। तो देखिए दोस्तों अगर पेशेंट में पेरिफेरल न्यूरोपैथी हुई है और पेशेंट अगर डायबिटीज मेलाइटस का है तो उस पेशेंट में डायबिटिक रेटिनोपैथी होने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। ओके, डायबिटिक रेटिनोपैथी होने के चांसेस होते हैं, तो इसकी वजह से ऐसे पेशेंट को हम लोग इमीडिएटली रेफर कर देंगे। ओके, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट की तरफ। सो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इमीडिएटली। सो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या था? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट हैज द ग्रेटेस्ट चांस ऑफ डिटेक्टिंग HIV इन्फेक्शन इन अ डोनर ड्यूरिंग द विंडो पीरियड। तो देखिए दोस्तों क्या बोला गया है क्वेश्चन में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज हाईएस्ट चांस ऑफ डिटेक्टिंग HIV इन्फेक्शन। तो ऐसे नीचे दी गई कौन सी टेस्ट है जिसमें हमें HIV इन्फेक्शन डिटेक्ट होने की मैक्सिमम चांसेस या फिर हाईएस्ट चांसेस दिखाई देते हैं? किसमें? इन अ ब्लड डोनर ड्यूरिंग विंडो पीरियड। अगर जो ब्लड डोनर है उसमें विंडो पीरियड का मतलब क्या हो जाता है, जब पेशेंट को HIV का इन्फेक्शन हो जाएगा और उसके बाद में डिसीज का मतलब HIV का जब डायग्नोसिस हो जाएगा, इसके बीच का जो पीरियड रहेगा उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे? विंडो पीरियड। और किसमें? डोनर, ब्लड डोनर में बोल रहा है। ओके, सो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एंटीबॉडी टू HIV बाय एलाइजा, फिर उसके बाद में CD4 सेल काउंट करना पड़ेगा, या फिर P24 एंटीजन डिटेक्शन करना पड़ेगा, या फिर वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें अगर विंडो पीरियड में ब्लड डोनर का हम अगर HIV इन्फेक्शन हुआ है नहीं हुआ है ये अगर फाइंड आउट करना है ना, तो उसके लिए हम लोग P24 एंटीजन डिटेक्शन करेंगे। ओके, क्या करेंगे? P24 एंटीजन डिटेक्शन। सो क्वेश्चन नंबर 28 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, द फॉलोइंग आर एक्सोटॉक्सिन्स मीडिएटेड इन्फेक्शन एक्सेप्ट। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कैसे 3 जो ऑप्शंस है या फिर 3 कंडीशंस ऐसी है, इन्फेक्शन ऐसे है जो एक्सोटॉक्सिन्स मीडिएटेड है, लेकिन एक जो है वो एक्सोटॉक्सिन्स मीडिएटेड नहीं है।
तो वही हमें फाइंड आउट करना है। ऑप्शन ए कॉलेरा, ऑप्शन बी टाइफाइड, ऑप्शन सी बॉटुलिज्म, ऑप्शन डी टिटेनस। तो देखिए दोस्तों, ये कॉलेरा, फिर बॉटुलिज्म और टिटेनस, ये सभी जो है ना ये एक्सोटॉक्सिन मीडिएटेड इन्फेक्शन है। ओके, और जो टाइफाइड जो है ना दोस्तों, ये एंडोटॉक्सिन मीडिएटेड इन्फेक्शन है। ओके, कौन सा है? एंडोटॉक्सिन मीडिएटेड इन्फेक्शन। सो क्वेश्चन नंबर 29 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो देखिए दोस्तों, ये एक्सोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन मतलब क्या होता है? जब कोई भी बैक्टीरियल सेल हमारे बॉडी में एंटर करती है, ओके, तो वो क्या करती है? खुद के अंदर में एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करती है। ओके, टॉक्सिन प्रोड्यूस करने के बाद में अगर वो टॉक्सिन बाहर फेंकती है, ओके, अगर वो टॉक्सिन बाहर निकलता है और उसकी वजह से जो हमें इन्फेक्शन होता है, तो उसको हम लोग एक्सोटॉक्सिन बोलेंगे। ओके, एक्सोटॉक्सिन इन्फेक्शन बोलेंगे। अगर दोस्तों टॉक्सिन अगर प्रोड्यूस होता है, ओके, विद इन अ सेल टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है और टॉक्सिन बाहर नहीं निकलता है, बैक्टीरिया में ही रहता है, लेकिन जब बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है, बैक्टीरियल सेल की जब डेथ हो जाती है, तो ये बैक्टीरियल सेल ब्रस्ट हो जाएंगे। ओके, और ब्रस्ट होने के बाद में जब वो टॉक्सिन स्प्रेड होगा, तो उसको हम लोग एंडोटॉक्सिन मेडिएटेड इन्फेक्शन बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो देखिए दोस्तों, हमें कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, लेकिन उसके पहले एक कंडीशन दी गई है। कंडीशन क्या है? गैस्ट्रिक लवाज इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन चिल्ड्रन इन केस ऑफ। तो देखिए कौन सी केस ऐसी रहेंगी जिसमें हम लोग गैस्ट्रिक लवाज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड करेंगे। ओके, तो पहला सेंटेंस है आयरन पॉइजनिंग, सेकंड सेंटेंस है केरोसिन पॉइजनिंग, थर्ड सेंटेंस है कोरोजिव पॉइजनिंग और फोर्थ कंडीशन है एस्पिरिन पॉइजनिंग। तो देखिए दोस्तों, ये जो गैस्ट्रिक लवाज जो है ना, ये हम लोग बेसिकली जो कोरोजिव पॉइजनिंग होता है या फिर केरोसिन पॉइजनिंग या फिर हाइड्रोकार्बन्स की अगर पॉइजनिंग हो जाती है, ओके, पेशेंट में हाइड्रोकार्बन्स की पॉइजनिंग हो जाती है, तो वैसी सिचुएशन में इसको हम लोग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रखते हैं। ओके, आयरन पॉइजनिंग में हम लोग इसको कॉन्ट्रा इंडिकेट नहीं रखते गैस्ट्रिक लवाज को। इवन एस्पिरिन पॉइजनिंग में भी गैस्ट्रिक लवाज देते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है। ओके, सो आंसर क्या हो जाएगा? 2 and 3 ओनली। सो हमें क्या करना है? विच ऑफ द अबोव स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 2, 3 and 4 नहीं, ऑप्शन बी 1, 2 and 4 नहीं, ऑप्शन सी 2 and 3 ओनली। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा आंसर मिल चुका है 2 and 3 ओनली। तो देखिए दोस्तों, ये जो है ना केरोसिन पॉइजनिंग या फिर कोरोजिव पॉइजनिंग, तो कोरोजिव पॉइजनिंग के पेशेंट में हम लोग एक्टिवेटेड चारकोल देते हैं। ओके, क्या देते हैं? एक्टिवेटेड चारकोल थेरेपी देते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 30 के लिए आंसर क्या था? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। कंसीडर द फॉलोइंग। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, उसमें से हमें क्या करना है? विच ऑफ द अबो आर फीचर्स ऑफ इनफंटाइल हाइपरट्रॉपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। तो देखिए इनफंटाइल हाइपरट्रॉपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस में कौन से फीचर्स प्रेजेंट रहते हैं, यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। ओके, सो सेंटेंसेस देखते हैं। सेंटेंस क्या है? विजिबल गैस्ट्रिक पेरिस्टाल्सिस। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार का एक क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पहले कौन से तो भी एक पार्ट में डिस्कस किए हैं। अगर वो आप पार्ट देखे होंगे तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर इजीली फाइंड आउट करते आएगा। अगर वो पार्ट नहीं देखे होंगे तो आप देख सकते हैं, वो पार्ट सभी पार्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके, सो विजिबल गैस्ट्रिक पेरिस्टाल्सिस प्रेजेंट रहता है पाइलोरिक स्टेनोसिस में। फिर उसके बाद में बिलियस वोमिटिंग। तो देखिए दोस्तों, पाइलोरिक स्टेनोसिस में हमें नॉन बिलियस वोमिटिंग दिखाई देती है। ओके, कौन सी वोमिटिंग प्रेजेंट रहती है? नॉन बिलियस वोमिटिंग। तो ये इनकरेक्ट हो गया। फिर उसके बाद में पाल्पेबल मास। तो देखिए पाल्पेबल मास रहता है हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस में, पाल्पेबल मास प्रेजेंट रहता है। फिर उसके बाद में मैलिना, तो मैलिना प्रेजेंट नहीं रहता है दोस्तों। तो यहाँ पर कौन से करेक्ट है? 1 and 3 करेक्ट है। ओके, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 1, 2 and 3 नहीं, ऑप्शन बी 1 and 3 ओनली। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा आंसर मिल चुका है ऑप्शन बी में कि 1 and 3 ओनली। सो क्वेश्चन नंबर 31 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैचअप डाइट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर माल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन शुड बी अचीव्ड द फॉलोइंग। तो देखिए दोस्तों, सीवियर माल न्यूट्रिशन हुआ है, तो वैसी सिचुएशन में हम लोग उसको रिकवर करने के लिए कितने अमाउंट में कैलोरीज और कितने अमाउंट में प्रोटीन्स देंगे, कौन सी ट्रीटमेंट देंगे, यही हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखिए दोस्तों, अगर सीवियर माल न्यूट्रिशन का पेशेंट है ना, तो उसमें हम लोग कैलोरीज का जो लेवल होता है ना, वो 150 to 220 कैलोरीज पर केजी पर डे देते हैं। ओके, फिर उसके बाद में प्रोटीन्स का जो अमाउंट होता है ना दोस्तों, वो 4 to 6 ग्राम पर केजी पर डे देना पड़ता है। ओके, तो देखते हैं ऑप्शन ए कैलोरीज 150 to 120 किलो कैलोरीज पर केजी पर डे, प्रोटीन 4 to 6 ग्राम्स पर केजी पर डे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें ऑप्शन ए में ही हमारा आंसर मिल चुका है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 32 के लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। अ 5 year old चाइल्ड
प्रेजेंटेड विथ माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। तो देखिए दोस्तों 5 साल का बच्चा है और उसमें क्या हुआ है, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया है, जिसमें क्या हुआ है, सीरम फेरिटिन इज लो। तो सीरम फेरिटिन का लेवल लो हो चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली, तो कौन सी कंडीशन में यह हमें दिखाई नहीं देगा, यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। ओके, मतलब कौन सा, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिया नहीं दिखाई देगा और सीरम फेरिटिन लेवल लो भी नहीं दिखाई देगी, यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन ए सीलियाक डिसीज, तो सीलियाक डिसीज में रहता है दोस्तों। फिर उसके बाद में थैलेसीमिया मेजर, न्यूट्रिशनल एनीमिया, न्यूट्रिशनल एनीमिया भी रहता है। फिर उसके बाद में पैराक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया, तो इसमें भी हमें माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया दिखाई देता है और सीरम फेरिटिन लो लेवल लो दिखाई देती है। लेकिन ये जो थैलेसीमिया मेजर जो है ना दोस्तों, इसमें हमें सीरम फेरिटिन की जो लेवल होती है ना, वो एलिवेटेड दिखाई देती है। ओके, इंक्रीज लेवल दिखाई देती है, और ये जो लेवल होती है ना, इसका सैचुरेशन अराउंड 80% तक सैचुरेशन हो जाता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 33 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ लिस्ट दी गई है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2, जिसमें लिस्ट 1 में हमें एंटीडोट दिए गए हैं और लिस्ट 2 में कौन सा पॉइजन या फिर ड्रग की वजह में कौन से ड्रग या फिर पॉइजन में एंटीडोट, कौन सा एंटीडोट यूज करते हैं, यही हमें मैच करना है। ओके, फिर क्या दिया गया है, कैल्शियम सोडियम इडेटेट, फिर उसके बाद में है सोडियम नाइट्राइट, और फिर उसके बाद में मिथिलिन ब्लू, फिर एट्रोपिन, फिर इधर क्या दिया गया है, साइनाइड, नाइट्रोबेंजीन, लीड और ऑर्गेनोफॉस्फेट, फिर केरोसिन। तो देखिए दोस्तों ये जो कैल्शियम सोडियम एडिटेट जो है ना, ये हम लोग लीड की पॉइजनिंग में देते हैं। ओके, कौन सी पॉइजनिंग में देते हैं, लीड की। तो लीड कहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमें 3rd नंबर पे दिखाई दे रहा है, तो इसके ए के लिए कोड क्या हो जाएगा 3। फिर उसके बाद में है सोडियम नाइट्राइट। ओके, सोडियम नाइट्राइट जो है ना दोस्तों, ये हम साइनाइड पॉइजनिंग में देते हैं। ओके, कौन सी इसमें देते हैं, साइनाइड पॉइजनिंग में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मतलब इसके लिए कोड क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी के लिए 1 हो जाएगा। तो सोडियम नाइट्राइट भी दे सकते हैं दोस्तों, या फिर थायोसल्फेट भी दे सकते हैं, इसमें थायोसल्फेट भी देते हैं, किसमें, साइनाइड पॉइजनिंग में। ओके, फिर उसके बाद में मिथिलिन ब्लू, तो मिथिलिन ब्लू जो है ना, ये हम नाइट्रोबेंजीन की पॉइजनिंग में देते हैं। ओके, कौन सी पॉइजनिंग में देते हैं, नाइट्रोबेंजीन की पॉइजनिंग में। तो सी के लिए कोड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद में एट्रोपिन, तो एट्रोपिन जो है दोस्तों हम लोग ओपी पॉइजनिंग मतलब ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग में देते हैं। ओके, तो इसके लिए कोड क्या हो जाएगा, फिर ये 4 नंबर पे दिखाई दे रहा है, तो डी के लिए कोड हो जाएगा 4। तो कोड कौन से मिले हैं, 3, 1, 2, 4। ओके, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 1 से स्टार्ट हो रहा है तो नहीं होगा, फिर ऑप्शन बी 2 से स्टार्ट हो रहा है तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन सी 3, 1, 2, 5 दिखाई दे रहा है, तो दोस्तों ये हमारा ये भी आंसर नहीं रहेगा। फिर यहाँ पर हमारा आंसर डी रहेगा। ओके, तो 3, 1, 2, 4। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, फ्लैश ईटिंग बग टर्म रेफर्स टू विच ऑर्गेनिज्म। तो देखिए दोस्तों ये फ्लैश ईटिंग बग जो होता है वो हम लोग कौन से ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं। ओके, ऑप्शन ए स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ऑप्शन बी सुडोमोनास एरुगिनोजा, ऑप्शन सी क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसाइल, ऑप्शन डी स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिनस। तो देखिए दोस्तों ये जो फ्लैश ईटिंग बग जो होता है ना, ये हम लोग स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिनस को बोलते हैं। ओके, किसको बोलते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिनस। तो बेसिकली ये जो होता है ना स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिनस, ये हमें नेक्रोटाइजिंग फैसाइटिस में दिखाई देता है। ओके, किस में दिखाई देता है, नेक्रोटाइजिंग फैसाइटिस में दिखाई देता है। ओके, तो ये मोस्ट कॉमनली जो होता है ना दोस्तों, ये ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की वजह से दिखाई देता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 35 के लिए आंसर क्या था, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, अ 60-year-old लेडी हैड पायोथोरैक्स। तो देखिए 60-year-old लेडी है, उसमें क्या हुआ है, पायोथोरैक्स है, विच वॉज ट्रीटेड विथ एन इंटरकोस्टल चेस्ट ड्रेन। ओके, तो उसको हम लोगों ने क्या किए थे, इंटरकोस्टल चेस्ट ड्रेन किए थे, ICD किए हैं। ओके, आफ्टर 2 days द मेनिस्कस ऑफ द फ्लूइड इन द ट्यूब वॉज नॉट स्विंगिंग। तो देखिए ये जो 2 दिन बाद हम लोग अगर ऑब्जर्व करते हैं तो वो जो मेनिस्कस है वो स्विंग नहीं हो रहा है ड्यूरिंग हर रेस्पिरेटरी प्रोसेस, जब रेस्पिरेटरी प्रोसेस करते हैं। ओके, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन करता है तब हमें किसी भी प्रकार की स्विंगिंग दिखाई नहीं देती है। ओके, सो हमें क्या बोला गया है, व्हाट कुड बी द लाइकली प्रॉब्लम। तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है ये हमें फाइंड आउट करना है। ऑप्शन ए चेस्ट ड्रेन ब्लॉकेज, ऑप्शन बी नो फ्लूइड इन द चेस्ट ड्रेन बैग, ऑप्शन सी वाटर सील नॉट प्रॉपर, ऑप्शन डी हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो देखिए दोस्तों अगर हमें स्विंगिंग नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि ट्यूब में ब्लॉकेज या फिर ऑब्स्ट्रक्शन, या फिर इसको हम लोग
किंग भी बोल सकते हैं। ओके, क्या बोल सकते हैं? किंग। तो क्या है? ब्लॉकेज या फिर ऑब्स्ट्रक्शन या फिर किंग प्रेजेंट है। ओके, सो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, चेस्ट ड्रेन ब्लॉकेज। ओके, इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। इन अ मेल पेशेंट ऑफ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। तो देखिए दोस्तों, एक आरटीए का पेशेंट है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का पेशेंट है, विथ ब्लड एट द टिप ऑफ द एक्सटर्नल मीटर्स, द लाइकली इंजुरी इज। तो देखिए आरटीए का पेशेंट है, उसमें क्या हुआ है? जो ब्लड है वो एक्सटर्नल मीटर्स पे प्रेजेंट है, तो उसमें कौन सी इंजुरी हो सकती है? ओके, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, इंजुरी टू यूरेथ्रा। ऑप्शन बी, इंजुरी टू यूरिनरी ब्लैडर। ऑप्शन सी, इंजुरी टू किडनी। ऑप्शन डी, इंजुरी टू ऑल ऑफ दिस। तो मतलब ये तीनों में भी इंजुरी हुई है क्या, ऐसा बोला है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या बोला है? एक्सटर्नल मीटर्स पे इंजुरी प्रेजेंट है, सॉरी ब्लड प्रेजेंट है। ओके, एक्सटर्नल मीटर्स पे ब्लड प्रेजेंट है, तो ये कौन सी कंडीशन होती है? ये हमें बेसिकली अगर यूरेथ्रा में इंजुरी होती है तो वैसी सिचुएशन में दिखाई देता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 37 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। ग्लासगो कोमा स्कोर स्केल परटेन्स टू। तो देखिए दोस्तों, ये ग्लासगो कोमा स्केल जो होती है ये बेसिकली क्या होती है, यही हमें क्वेश्चन में सीधा सीधा पूछा गया है। तो किसके लिए यूज करते हैं? ओके, सो ऑप्शन ए, हेड इंजुरी ओनली। ऑप्शन बी, हेड एंड सर्वाइकल इंजुरी। ऑप्शन सी, चेस्ट इंजुरी। ऑप्शन डी, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो देखिए दोस्तों, ये जो जीसीएस स्केल होती है, ओके, मतलब क्या? ग्लासगो कोमा स्केल हम लोग एलओसी के लिए देखते हैं। ओके, एलओसी असेस करते हैं उससे, मतलब क्या? लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो क्वेश्चन नंबर 38 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो देखिए दोस्तों, ये जीसीएस स्केल जो होती है ना, इसमें 3 फैक्टर्स रहते हैं। ओके, 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। कौन से? ईवीएम। ई मतलब होता है आई ओपनिंग रिस्पॉन्स, फिर उसके बाद में वी फॉर होता है वर्बल रिस्पॉन्स, और फिर है एम, तो एम फॉर हो जाता है मोटर रिस्पॉन्स। तो ये हम लोग 3 रिस्पॉन्स देखते हैं, और जिस इसका अगर मैक्सिमम स्कोर देखते हैं ना दोस्तों, तो मैक्सिमम स्कोर 15 होता है और मिनिमम स्कोर 3 होता है। ओके, अगर स्कोर 13 to 15 के बीच में है तो ये हम लोग माइल्ड इंजुरी कंसिडर करते हैं। अगर स्कोर 9 to 13 है, ओके, तो उसको हम लोग मॉडरेट कंसिडर करेंगे। अगर स्कोर लेस देन 8 है, ओके, स्कोर कितना है? लेस देन 8 है, तो उसको हम लोग सीवियर इंजुरी कंसिडर करेंगे। और अगर पेशेंट डीप कोमा में है, ओके, डीप कोमा में है या फिर सीवियर न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट है, तो वैसी सिचुएशन में स्कोर हम लोग उसको 3 स्कोर वगैरह देते हैं। ओके, 3 स्कोर अगर प्रेजेंट है तो उसमें क्या रहेगा? पेशेंट को डीप कोमा या फिर सीवियर न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट प्रेजेंट रहेगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। मोस्ट कॉमन नियोप्लाज्म ऑफ द थायराइड ग्लैंड। तो देखिए दोस्तों, थायराइड ग्लैंड का मोस्ट कॉमन नियोप्लाज्म कौन सा है, यह हमें फाइंड आउट करना है। ऑप्शन ए, पैपिलरी कार्सिनोमा। ऑप्शन बी, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। ऑप्शन सी, फॉलिकुलर कार्सिनोमा। ऑप्शन डी, हाशिमोटोज डिसीज। ओके, तो देखिए जो थायराइड ग्लैंड का जो नियोप्लाज्म है, मोस्ट कॉमन नियोप्लाज्म जो है ना दोस्तों, ये पैपिलोरी कार्सिनोमा है। ओके, कौन सा है? पैपिलोरी कार्सिनोमा। तो थायराइड ग्लैंड के नियोप्लाज्म में 80% जो केसेस है वो हमें पैपिलरी कार्सिनोमा के दिखाई देते हैं। ओके, जो फॉलिकुलर कार्सिनोमा का जो परसेंटेज है दोस्तों वो 20% है। अगर मेडुलरी कार्सिनोमा अगर होता है, ओके, मेडुलरी कार्सिनोमा 5% केसेस में दिखाई देता है। ओके, एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा जो होता है ना, ये हमें 10% केसेस में दिखाई देता है। इवन जो मैलिग्नेंट लिम्फोमा होता है, ओके, मैलिग्नेंट लिम्फोमा, ओके, तो मैलिग्नेंट लिम्फोमा हमें 5% केसेस में दिखाई देता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 39 के लिए आंसर था ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड कंपोनेंट्स हैज द शॉर्टेस्ट शेल्फ लाइफ। तो देखिए, ऐसा कौन सा ब्लड कंपोनेंट है जिसका शॉर्टेड शेल्फ लाइफ है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ऑप्शन ए, रेड ब्लड सेल। ऑप्शन बी, प्लेटलेट्स। ऑप्शन सी, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। ऑप्शन डी, क्रायो प्रेसिपिटेट्स। तो देखिए दोस्तों, अगर हम लोग ऑप्शन को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर जो प्लेटलेट्स दिखाई दे रहा है, ये प्लेटलेट्स का शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन होता है। ओके, शेल्फ लाइफ जो होता है ना, शॉर्ट शेल्फ लाइफ होता है। ओके, तो ये कितने दिन का होता है? टोटल 5 डेज का लाइफ होता है इसका। ओके, कितने डेज का होता है? 5 डेज का। अगर आरबीसी की बात करते हैं ना दोस्तों, तो आरबीसी का अराउंड 35 to 45 डेज का लाइफ स्पैन होता है। ओके, शेल्फ लाइफ। ओके, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा की बात करते हैं तो एफएफपी मतलब फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा जो होता है ना ये दोस्तों, हम इसका जो लाइफ स्पैन होता है ये अप टू 1 ईयर तक होता है। ओके, कितना होता है? अप टू 1 ईयर तक। इवन क्रायो प्रेसिपिटेट्स का भी शेल्फ लाइफ स्पैन जो होता है ना, ये अप टू 1 ईयर्स तक ही होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर
40 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। सो दोस्तों इस प्रकार से इस वीडियो में हमने टोटल 40 क्वेश्चंस कवर किए हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसे लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही में दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करो। साथ ही में दोस्तों नर्सेस गाइडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करो। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके। और दोस्तों ये वीडियो आपके इतर साथियों को भी शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो का फ़ायदा हो सके, आने वाली आपके नर्सिंग एग्जाम में इसका फ़ायदा हो सके। ओके। और दोस्तों इस क्वेश्चन का अगर आपको PDF चाहिए होगा तो उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होना पड़ेगा। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वो लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर ये PDF वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।